Hello friends, I am Dr. Aldesh Singh and I welcome you to Unacademy platform. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूपीएससी एसए पेपर की तैयारी से रिलेटेड हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी एसए पेपर। तो दोस्तों, एसए पेपर की तैयारी करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप रट करके एसए में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, इसमें बहुत समय लगता है। इसीलिए हमें इसकी स्ट्रेटजी जितनी जल्दी हम फॉर्म कर लें उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपका जो है सिविल सर्विसेज के अंदर, मेंस पेपर के अंदर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आजकल जितने पेपर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ज्यादातर, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। और आप अगर तुक्के से भी सही चॉइस पे क्लिक कर दे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट की डेप्थ ऑफ नॉलेज को और उसकी जो सोच है, उसके जो थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, उसको वो टेस्ट नहीं कर सकती है। आज के समय में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की स्किल नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो श्योर शॉर्ट आंसर होते हैं, एक ही आंसर होता है या मल्टीपल चॉइस होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल बोर्ड के एग्जामिनेशन में लोग 99% भी मार्क्स ले आते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में अगर आप 50% मार्क्स भी ले आए तो डेफिनेटली आप जो है टॉप रैंक पा सकते हैं। क्यों 50% लाना सिविल सर्विसेज में मुश्किल होता है? क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव आंसर्स को लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को लिखते हैं, तो वहां पे आपको फुल मार्क्स नहीं लिख सकते। फिर आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन 50-60% नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए हमें राइटिंग की स्किल डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि मेंस का सारा पेपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और अगर हम राइटिंग अच्छी नहीं कर पाते तो भले ही हमें सारी नॉलेज होगी, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स होती है जिनके पास नॉलेज तो सही होती है, लेकिन वो उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट सब कुछ जानते हुए भी वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारी थिंकिंग भी इवॉल्व होती है। देखिए, बिना क्लियर थिंकिंग के क्लियर राइटिंग नहीं हो सकती है, और जितनी आप राइटिंग क्लियर करेंगे उतना ज्यादा आपकी थिंकिंग भी क्लियर होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपकी थिंकिंग को क्लियर करती है, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करती है, और फिर आप लाइफ में बैलेंस व्यू ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू पता रहते हैं, और फिर हम उसी हिसाब से अपनी बात को करते हैं। लेकिन जब आप कोई आंसर लिखते हैं जिसको आपको पता नहीं है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, तो आप नेचुरली जो है बहुत ही बैलेंस व्यू लेते हैं, ताकि किसी को आप हर्ट ना करें, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करें, और ऐसा व्यू लें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। इसीलिए अच्छी एस्से की राइटिंग जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एस्से पेपर की तैयारी हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो एक आदत डालनी होगी कि हमें मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। देखिए, एक अच्छा राइटर जो होता है वो हमेशा एक अच्छा रीडर भी होता है। आपने देखा होगा जितने अच्छे राइटर्स होते हैं वो सैकड़ों बुक पढ़ते हैं, क्योंकि बिना बुक्स पढ़े हुए आपके अंदर फ्रेश आइडिया नहीं आते हैं। बिना बुक पढ़े हुए आपको पता नहीं रहता कि बाकी लोगों की क्या व्यूज है, और स्किल क्या आप डेवलप करें, किस तरीके से लिखें। तो इसके लिए अच्छा रीडर बनना बहुत जरूरी है। हमारी आदत ये होती है कि अक्सर हम जब बोर्ड एग्जाम में रहते हैं या अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो एक सिलेबस होता है, एक बुक रहती है। अगर हमने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो हम टॉप स्कोर कर जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, और आपको सिर्फ सिलेबस दिया जाता है। और इसीलिए आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड हैंडल कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सभी चीजों से सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट रेडी है तो टीचर विल अपीयर, इसका मतलब हर एक चीज से हम सीख सकते हैं, चाहे टीवी पे डिबेट हो, चाहे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो। हर जगह से डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है।
हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल करें। तो पहली इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी है कि आप एक बुक पे से नहीं पढ़ें। एक बुक को आप फंडामेंटल बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की आदत डालिए। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? जैसे न्यूज़पेपर्स है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हैं, इंटरनेट से आप बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, सोशल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया डिबेट्स जो होती हैं, वहां पे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कई बार चीजों को जो हम फ्रेंड से डिस्कस करते हैं वहां से कुछ सीखते हैं, या कोई एक्सपर्ट है उसका डिस्कशन देखते हैं, वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अक्सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा, खासतौर से डेटा मिलेंगे, और जो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है वो आपको मिलेगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, इसलिए गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जानने की जरूरत है। अक्सर जो है न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ज्यादा रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जब आप जानेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके, तो आप एक बैलेंस आंसर लिख पाएंगे। और जो सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका अगर इंटरव्यू लेंगे, तो भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज काम करता है, और ये सारी नॉलेज भी आप एक्वायर कर। अब देखिए, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है नो योर रीडर। देखिए, सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, एक ही इशू पे बहुत सारे व्यूज लिए जा सकते हैं। अब जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो हमें पता रहता है कि उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, और अक्सर उनको जो पसंद होता है हम वैसी बात करते हैं। और हमें अगर पता रहता है कि इस चीज पे वो नाराज हो जाएंगे, तो वो बातें हम नहीं उठाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं अपने एस्से को, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि कौन हमारे एस्से को पढ़ने वाला है। तो वहां पे हमें अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को इमेजिन करना होता है, ताकि हम उसके हिसाब से, वो जो एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से एस्से लिखें या आंसर्स लिखें। अब देखिए, जो यूपीएससी एग्जामिनर है वो 50 से 70 साल के बीच का कोई प्रोफेसर होना चाहिए इन जनरल। शायद वो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर होगा। और तो हमें समझना रहेगा कि वो जो व्यक्ति है वो हमसे एक जनरेशन बाद का है। आपके पिताजी, आपके दादाजी की उम्र का भी हो सकता है। और इसीलिए हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि किस तरीके की चीज वो पसंद करेगा। हमें, जो हम अपने फ्रेंड के साथ जो चीजें डिस्कस करते हैं, उस लेवल पे जो चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं वो अक्सर सीनियर जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास में समझ है अपने एक्सपीरियंस से जिंदगी को पकड़ने की। और आपको जो है उस तरीके से सोचना होगा कि किसके लिए आप लिख रहे हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर आइडियल सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटीज होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इससे का जो पर्पज है वो आपका आपका सिविल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट करना है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, तो नेचुरली आपका सिलेक्शन कैसे होगा? और इसीलिए क्या है कि सबसे पहले अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अपने को एग्जामिनर की जगह पर रखिए और सोचिए कि वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, और फिर उस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स का इवेल्युएशन एग्जामिनर करेगा। जैसे किसी भी राइटिंग होती है उसका इवेल्युएशन रीडर करते हैं, वैसे ही आपके मार्क्स का इवेल्युएशन आपका रीडर या एग्जामिनर करेगा, और उसके हिसाब से हमें लिखना है। अब जैसे बहुत बार टेक्निकल टॉपिक्स आते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस सबका एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। और अगर उसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा जार्गन्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद वो उसको समझ नहीं पाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जिसको कि हर एक आदमी समझ सके। आप देखिए, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके अंदर सारे टाइप के इशू डिस्कस होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल रहती है कि हर एक आदमी उसको समझ सकता है। और इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो साथ साथ में ये भी देखें कि किस तरीके से लिखा गया है। न्यूज़पेपर का हर आर्टिकल जो होता है वो एक छोटा एस्से होता है, और आप वहां से सीख सकते हैं किस तरह इंट्रोडक्शन लिखें, किस तरह बॉडी लिखें, किस तरीके से कंक्लूजन लिखें। तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये आपको भी फॉलो करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमारी जो रीडिंग है वो बहुत वाइड होनी चाहिए। जो अच्छा राइटर होता है वो अच्छा रीडर भी होता है। हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन से आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए, कम से कम दो। और देखिए, जब हम एसेस को पढ़ते हैं, टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो
जो एसेज आपने जो यूपीएससी के टॉपिक पर से लिखे हुए हैं, जो बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, उसको आप पढ़िए, देखिए किस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है। और नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर पढ़ते हैं तो केवल आप उससे इंफॉर्मेशन मत गैदर करिए, बल्कि आप ये देखिए कि किस तरीके से ऑथर ने अपने व्यू को प्रेजेंट करके आपको कन्विंस करने की कोशिश की है। तो ऑल्सो ट्राई टू लर्न द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। जब भी आप कोई भी एस्से लिखें तो वहां से पढ़ें, दो तीन एस्से एक ही टॉपिक पे पढ़ें, प्रॉज एंड कॉन्स और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू को आप जानें, और उसके बाद में अपना एक एस्से ड्राफ्ट बनाएं जिसमें कि आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लिखें और कुछ अपने उसमें अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू डालें। तभी उसके अंदर देखिए ओरिजिनलिटी आती है। और फिर जो है उस एस्से को अपने शब्दों में लिखें। लिसा सी जो बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने कहा रीड 1,000 बुक्स एंड योर वर्ड विल फ्लो लाइक अ रिवर। क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो नॉलेज तो मिलती है, साथ साथ में हम इनडायरेक्टली लैंग्वेज समझते हैं, ग्रामर समझते हैं, स्पेलिंग समझते हैं, नए वर्ड सीखते हैं और राइटिंग स्किल को भी समझते हैं, किस तरीके से हम लिखते हैं ताकि जो है वो इंटरेस्टिंग हो और वो जो रीडर हो उसका अट्रैक्शन हमें मिल सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंग्लिश में हम अक्सर एग्जाम देते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं। तो उससे क्या होता है कि पहले हम सोचते हैं अपने मदर टंग में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, और फिर हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखने की, अपनी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है और जनरली हम जो बातें करते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, और जब हमें अंग्रेजी में लिखना होता है तो पहले हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी राइटिंग स्पीड है वो कम हो जाती है और राइटिंग के अंदर एरर बहुत होती है, क्योंकि सोच हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है हमारी मदर टंग में है, और उसके बाद में जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर वो फ्लो नहीं रहता, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत सी चीजें खो जाती हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन इससे लिखें इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में सोचने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो आपके माइंड में देखिए, जब भी कोई थॉट आ रहा है, आप उसको हिंदी में सोच रहे हैं, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, एंड यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट दैट व्हेनेवर समथिंग you are learning, when you are listening, in your mind you are constantly translating that into English। और ये बहुत आसान है, और अगर आप इस हैबिट को डेवलप कर लेंगे, धीरे धीरे इसमें समय लगता है, तो आप देखेंगे जब आपकी थिंकिंग इंग्लिश में हो जाएगी तो आपकी राइटिंग बहुत फास्ट होगी, और दूसरी बात उसके अंदर एरर्स भी बहुत कम होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस। देखिए, जो हमारी स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है वो दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं तो हम शब्दों में जो बात बोलते हैं, अपने मुंह से जो बातें बोलते हैं, वही बातें अक्सर हम लिखते हैं अपने हाथ से। तो अगर आपकी स्पीकिंग क्लियर है तो इसका मतलब आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है, और अगर आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आपकी राइटिंग भी क्लियर होगी। और इसलिए स्पीकिंग और राइटिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप सही तरीके से सोच नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपकी राइटिंग भी कंफ्यूजिंग होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, किसी एक बात से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी बात पे जाएंगे, पहली बात पूरी नहीं की, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, और यही चीज उनके राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तो आप क्या करें कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में, टीचर के साथ में डिस्कस करें, क्योंकि जब आप अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं जो आपको मालूम मालूम है, तो आपको तुरंत उसका फीडबैक मिलता है, आपका जो कंटेंट है, आपने जो प्रेजेंट किया वो सही है कि नहीं। अब मान लीजिए आप कोई चीज लिखते हैं, अब उसमें कुछ गलती है तो आपको कौन बताएगा, लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं तो जहां आपने कोई चीज गलत बोली, तुरंत आपको उसका फीडबैक मिलता है, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी उसमें सुधार कर सकें। तो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने को मिलते हैं, जब हम कोई भी चीज को पैशनेटली डिस्कस करते हैं तो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सीखने को मिलते हैं दूसरे से, जो हम अपने दिमाग से नहीं सोच पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एस्से होता है, जो हमारी राइटिंग होती है, इनरिच होती है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे अंदर फ्लुएंसी आती है, तो ना केवल हमारी राइटिंग में फ्लुएंसी आती है, बल्कि अगर इंटरव्यू हम देते हैं तो इंटरव्यू के अंदर भी आप देखेंगे कि आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी, और उसके अंदर भी आपकी फ्लुएंसी आएगी, जो कि आपको इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर स्कोर करने में। अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे टॉपिक को हम कैसे सेलेक्ट करें,
क्योंकि जो यूपीएससी के ऐसे टॉपिक होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि अक्सर वो हमसे हिलाए नहीं मिलते, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे जाके हमें डिफिकल्ट टॉपिक्स पे जाना चाहिए। पहले हम छोटे एस्से लिखें 300 वर्ड्स के आसपास में, और फिर धीरे धीरे जाकर के हम फुल लेंथ एस्से लिखें 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में। टॉपिक आप कोई भी टॉपिक आप न्यूज़पेपर से पिकअप कर सकते हैं, टीवी पे कोई डिबेट चल रही है उससे पिकअप कर सकते हैं, और फिर आप उस पे लिख सकते हैं। या एक और तरीका है कि जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं जिसकी आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम सिंपल टॉपिक की बात करें तो जैसे नीड फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी भी टॉपिक पे जो आप समझ में आता है, जो सिंपल टॉपिक है, जो अक्सर मीडिया में डिस्कस हो रहा है, टीवी पे डिस्कस हो रहा है, न्यूज में डिस्कस हो रहा है, उसको हम पिकअप कर सकते हैं और उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल टॉपिक। और एक बार जब हम सिंपल टॉपिक पे मास्टरी करते हैं तो उसके बाद में फिर हम जा करके कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे कोशिश कर सकते हैं। और एक तरीका ये होता है कि जनरल स्टडीज जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जीएस में जो क्वेश्चंस आए थे, हैज कॉस्ट lost its relevance in understanding the multicultural Indian society. Elaborate your answer with illustration. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रिलेवेंस ऑफ कास्ट इन द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, उसको आपने ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल्स। इसको आप ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरीके से जो आपका जनरल स्टडीज में जो आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आपकी ऑलरेडी मटेरियल है, उसको आप ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट कर दें और फिर उस पर आप ऐसे लिखें। इसी तरीके से जनरल स्टडीज 3 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन इनकम ऑफ फार्मर्स बी सब्सटेंशियली इंक्रीज बाय इंकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। इसको आप ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन। इसी तरीके से जनरल स्टडीज पेपर 4 का एक क्वेश्चन था, हेट्रेड इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियस दैट कैन पॉइजन द नेशंस स्पिरिट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। इसको आप कर सकते हैं, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियस दैट कैन पॉइजन द नेशंस स्पिरिट। तो जो कोटेशन है वो अपने में एक इससे टॉपिक बन सकता है और इस पे आप जो है इससे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जनरल स्टडीज की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ऐसे टॉपिक में कन्वर्ट करके उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, एक बार आपका जब टॉपिक फाइनल हो गया तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है ब्रेन स्टॉर्मिंग और रिसर्च। ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो भी आपका टॉपिक है, क्योंकि आपका टॉपिक अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप बहुत सारे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और फिर जो आइडिया आपने जनरेट किए उस पर आप सुटेबल मटेरियल जैसे डेटा है, कोड्स है, इंफॉर्मेशन है, जो आपकी थीसिस और एंटीथीसिस जो व्यू आप फाइनली लेना चाहते हैं और उसकी जो अपोजिट व्यू है, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। अब जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं, कस्टमरी मॉरलिटी कैन नॉट बी गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब इसकी अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, वैसे बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज मॉरलिटी, यहाँ पे हम मॉरलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फिर मॉरलिटी में व्हाट इज कस्टमरी मॉरलिटी, है कि नहीं। उसके बाद में हम मॉडर्न लाइफ की बात कर सकते हैं, व्हाट इज मॉडर्न लाइफ। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ मॉरलिटी इन मॉडर्न लाइफ। हम किस तरीके से मॉरलिटी जो होती है हमारे मॉडर्न लाइफ को डिसाइड करती है। और इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाई पीपल फॉलो कस्टमरी मॉरलिटी, व्हाई दे कांट डिस्कार्ड द कस्टमरी मॉरलिटी, हाउ कस्टमरी मॉरलिटी इज एक्चुअली क्रिएटेड, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस जो हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट से कहाँ से पैदा होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में लेके आते हैं। ये हम आपको सेपरेट क्लासेस में बताएंगे। और इस तरीके से हमें मटेरियल यहाँ से तैयार होता है, फिर हम कोटेशंस है, डेटा है, इन चीजों को लाते हैं और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम जो स्ट्रक्चर है उसकी आउटलाइन बनाते हैं।
अब आपके पास देखिए मटेरियल आपके पास आ गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, आपने रिसर्च किया, मटेरियल आपके पास में आ गया। अब हम उस जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम साथ साथ में लॉजिकली अरेंज करते हैं थ्री पार्ट स्ट्रक्चर में, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो हमें ये देखना है कि कौन सा मटेरियल इंट्रोडक्शन के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा मटेरियल हम बॉडी में डाल सकते हैं, कौन सा मटेरियल हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं। और इस तरीके से फिर हमें बेस्ट मेथड यूज करना चाहिए इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, 10 मेथड जो है हमने अपनी बुक में दिए हैं और हमने, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमें देखना रहेगा कि कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करें, कोटेशन से इस्तेमाल करें, डेफिनेशन से शुरू करें, स्टोरी से शुरू करें, एनेक्डोट से शुरू करें, क्वेश्चन से शुरू करें। बहुत सारे मेथड हैं, कौन सा बेस्ट मेथड आपको डिसाइड करना है। और उसके बाद में फिर आपको अपनी थीसिस और एंटीथीसिस को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल उसमें बॉडी पार्ट में प्रेजेंट करें, अपने एसे में फ्लो को बनाए रखें, और ये ध्यान रखें कि एक लॉजिकल तरीके से आपका एसे प्रोसीड करना चाहिए, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे हो, या कई बार क्या होता है हम क्वेश्चंस पूछे उसका नेक्स्ट पैरा में आंसर करें। कहने का मतलब ये होता है कई बार हम कॉज और इफेक्ट को कनेक्ट करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम एसेस को जोड़ सकते हैं। बस मेन चीज ये है कि लॉजिकली हमारा एसे प्रोसीड। अब हमारी देखिए आउटलाइन बन गई और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना एसे लिख लें। एक बार हमारी आउटलाइन बन जाती है उसके बाद हम एसे लिखें। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप छोटे एसे से स्टार्ट करें, उसमें लॉजिकल ऑर्डर हो, फ्लो हो, कंसिस्टेंसी हो, ये सारी चीजें होना जरूरी है। क्योंकि आप जब लिखने आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो आपने वहां पे माइंड मैप बनाया हुआ है एग्जैक्टली उस ऑर्डर को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो नए नए आइडिया भी आपके दिमाग में आते रहते हैं, और उसको डालने से इससे के अंदर आपकी एक स्पॉन्टेनिटी आती है, खूबसूरती आती है, फ्लो आता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें रैंडम ना हो और वो फ्लो बना रहे। कोटेशंस, एनेक्डोट और एग्जांपल को आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं। और आपका जो व्यू है प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक और प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। आपको आगे की सोच करनी चाहिए, आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो आगे के लिए सही हो। जैसे इंटरनेट है, उसके कुछ प्लसेस हैं, माइनसेस हैं, लेकिन आप उसको उसके पॉजिटिव तरीके के बारे में फोकस करना चाहिए। बहुत सारा पेसिमिज्म है लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और आप जब गवर्नमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपका स्टैंड प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, एंटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपने ऐसे लिख लिया। अब आपका नेक्स्ट काम होता है एडिट और प्रूफ रीड करना। एडिट करिए अपने एसे को और उसकी वीकनेसेस को पता करिए। अक्सर ये बेटर रहता है कि तुरंत का तुरंत एडिट ना करें। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़े समय बाद में एडिट करें। जब आप थोड़े समय बाद में एडिट करेंगे तो आप इसको एज अ रीडर पढ़ेंगे। और हम लोग भले ही अच्छे राइटर ना हो लेकिन हम सभी बहुत अच्छे रीडर होते हैं, क्योंकि बचपन से हम इतनी चीजों को पढ़ते रहते हैं कि उसमें अगर कॉमा फुल स्टॉप की भी मिस्टेक होती है फटाक से पकड़ लेते हैं। और इसीलिए अपने ही ऐसे को अगर आप थोड़े समय बाद में पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर कमियां पता चल जाएंगी, आपको कंटेंट में क्या कमी है, लॉजिक में क्या कमी है, एविडेंस क्या है, स्पेलिंग में कहाँ मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहाँ है, कहाँ पे हमने अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ये सारी की सारी मिस्टेक्स आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद में फिर हम एक रिवर्स आउटलाइन करें। इसका मतलब कि जहां पे हमें लगता है कि भाई ये चीज मान लीजिए इंट्रो में आनी चाहिए और बॉडी में आपने कर दिया, तो आप उसको इंट्रो में लाइए। इंट्रो में कोई चीज लाए उसको बॉडी में लाना है, बॉडी में लाइए। और फिर एक दूसरी आउटलाइन बनाइए जो आपने कमियां वहां पे महसूस की, और फिर आप दोबारा उसी हिस्से को लिखिए। और आप देखेंगे जब आप बार बार लिखेंगे तो जितनी कमियां हैं आपको खुद ही पता चल जाएंगी। और हम रेगुलर टाइप की मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को हम आगे कैसे में अवॉइड। अब ये तो देखिए होगा सिस्टमेटिक तरीके से इससे लिखने का। लेकिन आपके पास अक्सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप उतना सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, अपना प्लानिंग करेंगे तो साथ साथ में अगर फ्लो की कमी है तो आप समय में अच्छा इससे पूरा नहीं कर पाएंगे और उसमें मजा नहीं आएगा। तो हमें फ्री राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि आपके दिमाग में कोई टॉपिक आया, बिना किसी प्रिपरेशन के स्ट्रेट पे आप आंसर लिखिए। तो आपको एक स्पॉन्टेनियस राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी जो राइटिंग होती है कुछ प्लान्ड होती है, कुछ स्पॉन्टेनियस होती है। तो आप कोई भी टॉपिक दिमाग में है उसको सोचिए और तुरंत उस पर आप ऐसे लिख डालिए। जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिखिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कुछ प्लान मत करिए, अपने मन से लिखिए। और उसके बाद में फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करिए। आपको फ्री फ्लो ऑफ थॉट अलाउ करना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आता है, इंस्पिरेशन आता है, उसको लिखिए।
और उसके बाद में फिर आप रिवर्स आउटलाइन कर सकते हैं। जब आपने एक बार ऐसे पूरा कर लिया, उसको एडिट कर सकते हैं, प्रूफ रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्री राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री राइटिंग से ही आपके अंदर स्पीड आती है, स्पॉन्टेनिटी आती है। और अच्छा जो ऐसे होता है उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज की जरूरत होती है। फाइनली दोस्तों, हमारा एस्से के अंदर ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर हम बाकी सबके जैसा एस्से लिखते हैं तो फिर हमें बहुत ही ऑर्डिनरी नंबर मिलेंगे। आपने देखा होगा कि हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, और कोई ऐसा बेस्ट तरीका नहीं है एस्से लिखने का या आंसर लिखने का। अक्सर लोग एक ही किताब से पढ़ते हैं और उनकी स्टाइल भी सेम हो जाती है। और अगर आप दूसरे के एस्से स्टाइल को कॉपी करेंगे तो आपका एस्से बोरिंग होगा, और फिर आप लिमिट हो जाते हैं कि जो आप पढ़ा हुआ उसके अंदर ही लिखें। तो हम जो फैक्ट्स और रीजंस हैं उनको अच्छे राइटर से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी स्टाइल कॉपी ना करें। हमें अपनी स्टाइल खुद कॉपी करनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप ऐसे पढ़ते हैं, आंसर्स पढ़ते हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, वो बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। एग्जामिनर आपसे वो एक्सपर्टाइज नहीं एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो 50 साल 60 साल के एक्सपर्ट्स लिखते हैं। वो आपसे आइडियलिज्म, एनर्जी और ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्ट करता है, जो कि एक यूथ के अंदर होनी चाहिए, जो कि कंट्री को आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपना एस्से लिखें उसके अंदर एनर्जी हो, तो आप कॉपी नहीं करें, अपनी ओरिजिनलिटी उसमें डालें। तो यू शुड बी क्रिएटिव एंड यू शुड डेवलप योर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो किस तरीके से देखिए हम क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं? पहली बात, बहुत सारे थॉट्स आप अलग अलग सोर्सेज से सीखिए। कुछ आपने एक एस्से से लिया, कुछ आपने एक आर्टिकल से लिया, कुछ दूसरे से लिया। फिर उनको कैसे हम हार्मोनाइज करेंगे, ये आर्ट आप सीखिए। और जब आप चीजों को हार्मोनाइज करेंगे, अलग अलग थॉट्स को जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव होगा। कुछ नए हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करिए, कुछ नए एविडेंस इंट्रोड्यूस करिए, और उससे भी आप कैसे डिफरेंट लगेगा। ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाइए, अनप्रेडिक्टेबल बनाइए टिल द लास्ट। उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न होने चाहिए, जैसे आपका थ्रिलर में होता है। तो भी वो आपका ऐसे इंटरेस्टिंग बनेगा। बहुत ज्यादा कोटेशंस और रेफरेंस को मत इस्तेमाल करिए, अदरवाइज लगेगा कि आपको दूसरे के आइडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे जो आपने सीखा हुआ उसको भी आप अपने से में इस्तेमाल करें। तो वो आपके लिए एक क्रिएटिव चीज होगी, क्योंकि वो और किसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो डेफिनेटली आपका एक नया इनपुट होगा। आप स्टोरीज यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर मीडिया से, वो भी एक यूनिकनेस आपको देंगे इससे को। उसके बाद में जो आप फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, उनसे जो आपके आइडियाज आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। टीवी डिबेट्स जो आती हैं, न्यूज़पेपर्स में जो डिबेट्स आती हैं, वहां पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, उनको आप इस्तेमाल करिए। ब्लॉग्स, आंसर्स, पोस्ट में बहुत सारे लोग अपने अपने आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, वहां से आइडिया पिकअप करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी एक हैबिट डालिए एक्सटेम्पोर आंसर राइटिंग की। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, रात में सोते से जगा के भी दिया जाए, तो आप उस टॉपिक पे आंसर और ऐसे लिख पाए। तो ये तो स्टाइल हो गई, लेकिन प्रेजेंटेशन में भी क्रिएटिविटी की जरूरत है। जैसे आप इलस्ट्रेशन है यूज कर सकते हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट या मैप्स, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स या स्टडीज भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जितना आप यूज करेंगे उतना ही वो क्रिएटिव होगा, इससे अलग नजर आएगा। कोट्स, स्टोरीज और पोएम्स का इस्तेमाल करें। कुछ रिटोरिकल या जोश भरे स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट अस डू दैट, लेट अस डू दैट, लेट अस फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड ऑल दैट। उसी तरीके से हेडिंग्स या सब हेडिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप क्रिएटिव तरीके से सोचें कि किस तरीके से हम लिखें, ताकि एग्जामिनर का टेंशन हमारे पास में रहे और हमारा एस्से जो है दूसरों से सबसे अलग नजर आए। तो दोस्तों, एस्से की तैयारी करना एक लंबी प्रोसेस है। राइटिंग एक स्किल है जिसको इम्प्रूव करने में समय लगता है, और आपको प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। आप सोचते हैं पहले सिलेबस पूरा करेंगे फिर तैयारी करेंगे, नहीं। आज ही से शुरू करिए। एक पेज केवल लिख डालिए, एक पेज किसी भी टॉपिक पे लिख डालिए, जो भी आपके पसंद का टॉपिक हो, और आज ही से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सबसे मुश्किल होता है इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और हम पोस्टपोन करते रहते हैं, लेकिन अगर आज आज ही आप कोई चीज शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कल आपके लिए और आसान हो जाएगा। कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। टेक योर फर्स्ट स्टेप, राइट समथिंग टुडे, एंड देन ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। अगर आप 15-20 मिनट भी रोज स्पेयर करके राइटिंग पे खर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो नोबेल लॉरेट राइटर हैं,
उन्होंने कहा था देयर इज नथिंग टू राइटिंग, ऑल यू हैव टू डू टू सिट डाउन ऑन अ टाइपराइटर एंड रीड। कहने का मतलब आप मूड का इंतजार ना करें, राइटिंग कभी प्लेजेंट नहीं होती है। आपका मन हो या ना हो, एक रूटीन बनाइए और लिख डालिए, एक पेज लिख डालिए, और इसी तरीके से वीक में एक छोटा ऐसे लिखिए, धीरे धीरे करके आप फुल लेंथ ऐसे भी लिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसे राइटिंग के लिए पोस्टपोन ना करें, वेट ना करें, और आज ही से ऐसे की तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।